उम्र के उस पड़ाव पर जहां एक मां को आराम की जरूरत होती है, वहीं उसकी सगी बहुओं ने उसे घर की नौकरानी बना दिया। जिस मां ने अपना पेट काटकर बेटों को बड़ा किया, आज वही बेटे अपनी पत्नियों के तानों पर मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे थे। लेकिन फिर उस बेबस मां ने आंसुओं का घूंट पीकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या हुआ जब एक लाचार मां ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपनों से ही बगावत कर दी? सुबह की पहली किरण के साथ जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता था, तब पुष्पा जी की कांपती हुई उंगलियां रसोई में चाय के बर्तन संभाल रही होती थीं। उम्र के इस पड़ाव पर उनके शरीर में अब वह पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उन्होंने कभी अपने कंधों से नहीं उतारा था। वह धीमी आंच पर चाय उबाल ही रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू सुमन रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। सुमन की आंखों में नींद से ज्यादा अपनी सांस के प्रति नफरत छलक रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बेहद चुभने वाले स्वर में ताना मारा, माँ जी क्या हुआ, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? पुष्पा जी का दिल इस रूखेपन से थोड़ा सहम गया, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए बड़ी ही नरमी से जवाब दिया, बस बेटी अभी बन जाएगी, नाश्ता बना रही थी इसलिए थोड़ी देर हो गई, अब चाय भी बस तैयार ही हो रही है। यह सुनकर सुमन का पारा और चढ़ गया। उसने नाक भौं से कोड़ते हुए छिड़कर कहा, रहने दीजिए, चाय मैं खुद लेकर आ रही हूं, आप ये नाश्ता लेकर जाइए, क्योंकि अगर मैं आपके भरोसे रही तो आज किसी को चाय नसीब भी नहीं होगी। सुमन इतने पर ही नहीं रुकी, उसने आगे अपने शब्दों के बाण चलाते हुए कहा, मैं तो सच में तंग आ गई हूं आपसे, पूरा घर भूख से तड़प रहा है और आप यहां इतनी धीरे धीरे रेंग कर काम कर रही हैं। पुष्पा जी की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पलकों के पीछे ही रोक लिया। उन्होंने बहुत ही हल्की और बेबस आवाज में अपनी सफाई देते हुए कहा, बेटी आज सुरेश ने पकौड़े बनाने के लिए कहा था, इसलिए उसमें थोड़ी देर हो गई, नहीं तो तुम तो जानती ही हो मैं चाय हमेशा जल्दी बना देती हूं। सुमन ने उनके दर्द को नजरअंदाज करते हुए एक तीखा व्यंग्य कसा। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप कितनी जल्दी चाय बनाती हैं, आपकी इस फुर्ती का तो पूरा घर दीवाना है। तभी रसोई के दरवाजे पर पुष्पा जी का बड़ा बेटा सुरेश आ खड़ा हुआ। अपनी पत्नी के ये जहरीले बोल सुनकर उसे भी थोड़ा क्रोध आ गया। उसने बीच बचाव करते हुए सुमन को झिड़क कर कहा, सुमन तुम मां से इस तरह कैसे बात कर रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। मां इस उम्र में भी हम सबके लिए इतना कुछ करती हैं और तुम उन्हें ही ताने मार रही हो। आज के बाद मां से इस तरह बात कभी मत करना। पुष्पा जी को लगा कि शायद उनके बेटे के ये शब्द उनकी बहू को उसकी गलती का एहसास कराएंगे, लेकिन सुमन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसका अहंकार और भड़क उठा। उसने अपने पति को घूरते हुए गुरूर में कहा, अच्छा तो ठीक है, लेकिन अपनी इस महान मां को भी समझा दीजिए कि अगर उन्हें इतनी ही धीरे धीरे काम करना है तो एक जगह चुपचाप पड़ी रहें, हमारे काम हम खुद कर लेंगे, हमें उनके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर सुमन झटके से चाय और नाश्ता लेकर रसोई से बाहर निकल गई। सुरेश ने एक पल के लिए अपनी मां के उस झुर्रियों भरे चेहरे की ओर देखा, जिस पर अपमान की गहरी लकीरें खींच चुकी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मां से कहा, मां तुम्हें क्या जरूरत है यह सब काम करने की? तुम अपने कमरे में आराम से क्यों नहीं बैठ जाती? तुम्हारी तीन तीन बहुएं हैं, वो खुद ही तुम्हें बनाकर दे देंगी, तुम क्यों बिना बात के अपना अपमान करवाती हो? पुष्पा जी के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वह खून का घूंट पीकर रह गईं। वह चुपचाप अपनी चाय की प्याली लेकर वहां से अपने ठंडे और एकांत कमरे की ओर चल पड़ी। गांव के सबसे बड़े और आलीशान घर में रहने वाली पुष्पा जी का जीवन अब किसी खंडहर से कम नहीं रह गया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने एक एक सांस को अपने दोनों बेटों सुरेश और मोहन की तरक्की के लिए जलाकर राख कर दिया था। अपने पति राधे श्याम जी के देहांत के बाद उन्होंने कभी अपने बच्चों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। दूसरों के कपड़े सिलकर दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो समाज में सिर उठाकर चल सकें। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, आज उन्हीं बच्चों के घर में उनकी हैसियत एक पुरानी और फालतू वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं रह गई थी। बेटों की शादी हुई तो लगा कि घर में बेटियां आएंगी, घर खुशियों से भर जाएगा, लेकिन घर में बहुएं नहीं बल्कि हुक्म चलाने वाली मालकिनें आ गई थीं। धीरे धीरे इस विशाल घर में पुष्पा जी की अहमियत एक कोने में रखे कूड़ेदान जैसी हो गई थी। यह दर्द उनके कलेजे को चीर रहा था। कमरे में पहुंचकर वह अपने स्वर्गीय पति राधे श्याम जी की तस्वीर के सामने धम्म से जमीन पर बैठ गई। उनके सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकली। वह तस्वीर को देखकर सुबकते हुए बोली, क्या मैं सच में इतनी बड़ी बोझ बन गई हूं? जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी घर में मेरे अपने ही मुझे ताने मारते हैं। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने उन्हें बड़ा किया था? रोते रोते पुष्पा जी पुरानी यादों के उस भंवर में डूबने लगी, जहां से निकलना हर बूढ़े इंसान के लिए एक सजा के समान होता है। उनकी आंखों के सामने वह मनहूस दिन तैरने लगा जब उनकी दोनों बहुएं सुमन और रेखा एक साथ उनके कमरे में आई थीं। सुमन ने कमरे में कदम रखते ही एक ऐसा फरमान सुनाया था जिसने पुष्पा जी की रूह कंपा दी थी। माँ जी, आप यहां अपने कमरे में दिन भर महारानियों की तरह आराम से बैठी रहती हैं और हम लोग बाहर सारा दिन घर के कामों में कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहे। कुछ तो शर्म कीजिए, थोड़ा तो आप भी काम कर लिया करो, इतना भी आराम शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। रेखा ने भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सास के सीने में खंजर उतार दिया था। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, माँ जी थोड़ा हाथ बंटा लिया करो, आखिर ये घर आपका भी तो है या सिर्फ हमारा ही है?
बस ऐसे पलंग तोड़ते रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे बैठी रहीं तो बीमार पड़ जाएंगी, और फिर अगर आप बीमार हो गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हमें तो वैसे भी काम से फुर्सत नहीं मिलती। रही आपकी सेवा की बात, तो वो हमसे तो बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, यही होगा कि आप अपने ये हाथ पैर थोड़े चलाती रहें। उन बहुओं के शब्द किसी तेजाब की तरह पुष्पा जी के कानों में गिर रहे थे। उनका रोम रोम कांप उठा था, लेकिन एक मां का दिल हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहता है। उन्होंने अपने आंसुओं को पीते हुए बहुत ही लाचारी भरे स्वर में कहा था, बेटियों, मैं तो खुद ऐसे खाली बैठना नहीं चाहती, पर मुझे लगता था कि शायद तुम्हें मेरा घर के कामों में दखल देना पसंद नहीं होगा, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती हूं। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर एक अपराधी की तरह पूछा था, बेटियों, तुम जो काम कहोगी मैं कर दूंगी, बस तुम लोग खुश रहो। बताओ मुझे क्या करना है? सुमन ने बड़ी ही मक्कारी से मुस्कुराते हुए अपना असली रंग दिखाया था। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? घर में काम की क्या कोई कमी है भला? आप ऐसा करना, सुबह और शाम का चाय नाश्ता आज के बाद आप ही बना देना, और जो छोटे मोटे काम घर में लगे रहते हैं वो तो आपको पता ही है, वो सब भी आप ही निपटा लिया करना। यह हुक्म सुनाकर दोनों बहुएं वहां से ऐसे पलटकर चली गईं जैसे किसी नौकरानी को काम समझाकर जा रही हो, और पुष्पा जी वहीं पत्थर की मूरत बनी खामोश खड़ी अपने नसीब को कोसती रह गई थी। उन खौफनाक यादों से पुष्पा जी बाहर भी नहीं आ पाई थी कि तभी दरवाजे की चौखट पर सुमन फिर से आ धमकी। उसने एक कठोर और कर्कश आवाज में पुकारा, मां जी, 2 घंटे हो चुके हैं। अगर आपकी चाय पीने की रस्म खत्म हो गई हो तो अब जाकर जरा दोपहर का खाना भी बना दीजिए, या आज भी भूखे मारने का इरादा है? पुष्पा जी ने अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछा और एक अपराधी की तरह अपनी ही बहू के सामने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ बेटी, अभी आ रही हूं, बस वो थोड़ी आंख लग गई थी। सुमन ने एक ऐसा कटाक्ष किया जो सीधे पुष्पा जी के स्वाभिमान पर जाकर लगा। सही है आपका भी, जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई, काम ही क्या है आपका? और एक हम हैं, हमारी तो जैसे किस्मत ही फूट गई है। हम तो आपकी वजह से कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। जब भी आपके लाडले बेटे से बोलती हूं तो वह यही राग अलापते हैं कि मां को ऐसे अकेले घर में कैसे छोड़ सकते हैं। और रही बात मेरे देवर जी की, तो वो और रेखा तो जब मर्जी ऐश करने निकल जाते हैं, सारी मुसीबत तो मेरे ही गले पड़ी है। अपनी वजह से बेटे बहू के जीवन में आ रही इस रुकावट की बात सुनकर पुष्पा जी का हृदय ग्लानि से भर गया। उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधारने के भाव से कहा, बेटी, तू उदास मत हो, मैं आज ही सुरेश से बात करूंगी कि वह तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाए। मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूं। मेरे हाथ पैर अभी इतने भी नहीं थके हैं। लेकिन सुमन को उनका यह प्यार भरा प्रस्ताव भी एक नाटक लगा। उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी इस झूठी हमदर्दी की, और ना ही उनको कुछ बोलने की जरूरत है। आप बस अभी उठिए और जल्दी से खाना बना दीजिए। ये कहकर वह वहां से चली गई। पुष्पा जी के सब्र का बांध एक बार फिर टूट गया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक मां जो पूरी दुनिया से लड़ सकती है, वह अपनी ही औलाद के घर में कितनी असहाय हो जाती है, इसका दर्द सिर्फ वही जानती थी। अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी टूटी हुई कमर को सीधा करते हुए वह फिर से उस रसोई की तरफ चल पड़ी, जो अब उनके लिए किसी जेलखाने से कम नहीं थी। रसोई में रोटियां सेंकते सेंकते पुष्पा जी के जहन में 2 दिन पुरानी एक ऐसी घटना गूंजने लगी जिसने उनकी आत्मा को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। दोपहर का सन्नाटा था। सुमन और रेखा अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही थीं। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुमन ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी पुरानी सहेली लता खड़ी थी। अरे लता, आओ आओ, अंदर आओ, कितने दिनों बाद दिखाई दी हो आज। सुमन ने एक बनावटी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। लता ने अंदर आते ही सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ यार, क्या बताऊं, शादी के बाद जिंदगी इतनी उलझ गई है कि किसी से मिलने का समय ही नहीं मिलता। वैसे तू अपनी बता, कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी? सुमन ने एक लंबी सांस खींची और अपने चेहरे पर दुनिया भर का दुख समेटते हुए कहा, मत ही पूछ यार लता, मेरी तो जैसे किस्मत ही खराब है। यहां आकर तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी है। लता ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, अरे, ऐसा भी क्या तूफान आ गया तेरे घर में? तभी रेखा भी उस बातचीत में कूद पड़ी और आग में घी डालते हुए बोली, अरे लता, तुम्हें क्या बताएं हम, इस घर में हमारी सबसे बड़ी मुसीबत और कोई नहीं बल्कि हमारी ये सासू माँ है। दिन भर बस महारानियों की तरह बैठी रहती हैं, कभी खुद से उठकर एक काम नहीं करती, न तो इन्हें ढंग से खाना बनाना आता है और न ही घर के किसी काम में हमारा हाथ बटाती है। हम तो बस इनकी सेवा करने के लिए ही इस घर में आई हैं। लता यह सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, लेकिन यार, बूढ़े लोग तो वैसे भी अपने जीवन के इस पड़ाव पर आराम ही चाहते हैं। उनकी उम्र हो गई है, तुम लोग उनसे इतना काम क्यों करवाती हो? लता की यह बात सुमन को एक तीर की तरह चुभी। उसने एक बहुत ही जहरीली और व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए वह बात कह दी, जिसने बाहर खड़ी पुष्पा जी का कलेजा चीर कर रख दिया। अरे यार लता, काम करवाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो बस ये चाहती हैं कि ये किसी तरह अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ हमेशा के लिए चली जाएं, या फिर सबसे अच्छा तो यही होगा कि ये किसी वृद्धाश्रम ही चली जाए। कम से कम हम दोनों चैन की सांस तो ले सकें। इनकी शक्ल देखकर ही हमारा खून खौलता है। रेखा ने भी बिना किसी शर्म के अपनी जेठानी का समर्थन किया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, हमारी जिंदगी तो जैसे एक जगह पर आकर रुक सी गई है। हर वक्त इन्हें ही देखना पड़ता है, इनकी गुलामी करनी पड़ती है। सच कहूं लता, तो मैं अपने पति मोहन से साफ साफ कह चुकी हूं कि अपनी इस मां को किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, लेकिन उनको तो हमेशा अपनी मां का ही पल्लू पकड़ कर रखना होता है। लता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा,
अरे लेकिन सुमन, तुम्हारे पति क्या कहते हैं इस बारे में? उन्हें तो बुरा लगता होगा ना? सुमन ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए बेहद घृणा से कहा। सुरेश, सुरेश को तो मैं जब भी कहती हूं कि हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए, तो वह मुझ पर ही आग बबूला होने लगते हैं। मेरा बस चले ना तो मैं खुद आज ही धक्के मारकर इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाऊं। लता अब गंभीर हो चुकी थी। उसने उन दोनों को आईना दिखाते हुए कहा, लेकिन यार, यह तो सरासर गलत बात है। आखिर वह तुम्हारी सास हैं, एक मां है। उन्होंने अपना पेट काट कर तुम्हारे पतियों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और तुम उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो। रेखा ने लता की बात का मजाक उड़ाते हुए मुंह चढ़ाया। ओहो लता महारानी, तुम भी बिल्कुल उसी पुराने जमाने के घिसे पिटे कैसेट की तरह बजने लगी हो। आज के इस आधुनिक जमाने में कौन अपनी सास की इतनी गुलामी करता है भला? वैसे भी हमारी शादी हमारे पतियों से हुई है, उनकी इस बूढ़ी मां से नहीं। कमरे के बाहर खड़ी पुष्पा जी के कानों में यह संवाद किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उनकी सांसें अटक गई थीं और पैरों के नीचे से जैसे पूरी जमीन खिसक गई हो। उन्होंने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि जिन बहुओं को उन्होंने अपनी बेटियों की तरह चाहा, वे उनके बारे में इतने नीच और खौफनाक विचार रखती हैं। वह दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गईं। उनके दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, हे भगवान, क्या मैं सच में इस घर में इतनी बड़ी अछूत और बोझ बन चुकी हूं? क्या मेरे ही घर में मेरी अब इतनी भी जगह नहीं बची? आज वर्तमान में भी रोटी बेलते हुए उनके आंसू उस सूखे आटे पर गिर रहे थे। वह अपनी उन्हीं दर्दनाक यादों में खोई हुई थीं कि तभी बाहर से सुमन की तेज और कर्कश आवाज ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। माँ जी, आज खाना बन जाएगा या मैं बाहर भोजनालय से मंगवा लूं? आखिर कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? सुमन की इस चीख ने पुष्पा जी को उनके ख्यालों से बाहर खींचा। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कांपते हाथों से रोटियां सेंकी, उन्हें एक डिब्बे में बांधा और बाहर आकर बहुत ही थकी हुई आवाज में सुमन से कहा, बहू, मैंने खाना बना दिया है। आज मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, मैं बहुत थक गई हूं, इसलिए मैं अब अपने कमरे में जा रही हूं, मुझे कुछ नहीं खाना। सुमन ने उनकी इस हालत पर कोई दया नहीं दिखाई। वह बिना कुछ कहे वहां से मुंह फेर कर चली गई। पुष्पा जी अभी अपने कमरे की तरफ 2 कदम ही चली थी कि तभी उनकी छोटी बहू रेखा ने एक दीवार की तरह उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। उसने अपनी सांस को घूरते हुए कहा, माँ जी, अगर आपको आज खाना नहीं बनाना था तो मुझे पहले ही साफ साफ बता देती। ये क्या नाटक लगा रखा है? पुष्पा जी पूरी तरह से हैरान रह गईं। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बहुत ही नरमी से कहा, बहू, मैंने तो पूरा खाना बनाया है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? रेखा ने अपनी आवाज को और तेज करते हुए पूरे घर में अपनी गूंज फैला दी। जानती हूं कि आपने खाना बनाया है, पर इतना थोड़ा सा खाना बनाने से तो अच्छा था कि आप बिल्कुल भी ना बनाती। अगर आपको चूल्हे के सामने खड़े होने में इतना ही आलस आ रहा था तो मुझे ही बोल देती, मैं बना लेती। लेकिन ये घर के लोगों को भूखा मारने की साजिश मेरी समझ से बाहर है। शाम का वक्त हुआ, सूरज ढल चुका था और पुष्पा जी की जिंदगी में भी जैसे हमेशा के लिए अंधेरा छाने वाला था। जैसे ही पुष्पा जी के दोनों बेटे सुरेश और मोहन थके हारे घर वापस लौटे, उनकी पत्नियां पहले से ही अपने जहरीले हथियारों के साथ दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रही थीं। सुरेश और मोहन ने अभी ठीक से जूते भी नहीं उतारे थे कि दोनों बहुओं ने एक साथ अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। सुमन ने एक झूठे दुख का नाटक करते हुए कहा, देखिए सुरेश जी, देख लीजिए अपनी इस महान मां का हाल। पूरा दिन महारानियों की तरह सोती रहती हैं। आज तो हद ही हो गई, इनका खाना बनाने का भी मन नहीं किया। मुश्किल से कुछ रोटियां सेंक कर रख दी, वो भी इतनी कम कि घर में किसी एक इंसान का पेट भी ठीक से ना भरे। सुरेश ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसे अपनी मां पर पूरा विश्वास था। उसने उलझन में पड़ते हुए कहा, सुमन, तुम क्या कह रही हो? मां ने ऐसा किया, लेकिन मां तो हमेशा हम सबका पूरा ख्याल रखती है। वो तो कभी किसी को भूखा नहीं सुला सकती। तभी रेखा ने बीच में कूदते हुए अपनी जहर बुझी जुबान खोली। ख्याल? कैसा ख्याल जेठ जी? आप दोनों तो बस अपनी इस मां की तरफदारी में ही अंधे रहते हो। अगर आज आप खुद अपनी आंखों से देख लेते तो आपको हमारी सच्चाई समझ आ जाती। मैंने तो इनसे दोपहर में ही साफ साफ कह दिया था कि अगर खाना नहीं बनाना था तो मुझे बोल देती। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, यह तो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। लगातार अपनी पत्नियों के मुंह से अपनी मां की बुराई सुनकर अब मोहन का भी धैर्य जवाब दे गया। बिना पूरी बात जाने, बिना सच्चाई परखे, मोहन गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपनी मां के कमरे की तरफ भागा। उसने कमरे का दरवाजा जोर से खोला और चीखते हुए बोला, मां, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सच में आपने आज ऐसा किया है? क्या आपको अब हमारी कोई परवाह नहीं रही? पुष्पा जी अपने ही बेटे की इस भयानक गर्जना को सुनकर कांप उठी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उन्होंने रोते हुए अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा मोहन, मेरी बात तो सुन। मैंने तो पूरा खाना बनाया था, पता नहीं शायद आज थोड़ा कम पड़ गया हो। मुझसे गलती हो गई होगी बेटा। तभी सुमन दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उसने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए एक जोरदार तमाचा मारा, शब्दों का तमाचा। अरे बस कीजिए माँ जी, ये तो आप हर बार का ही रटा रटाया बहाना बना देती हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब आपको इस घर में हमारा कोई ख्याल ही नहीं है। आप जानबूझकर हमें परेशान करना चाहती हैं। रेखा भी पीछे से आकर सुमन की हाँ में हाँ मिलाते हुए आग उगलने लगी। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, इनकी तो अब नीयत ही खराब हो चुकी है। अपनी पत्नियों के इन जहरीले शब्दों ने सुरेश और मोहन के दिमाग को पूरी तरह से अंधा कर दिया था।
सुरेश, जिसने हमेशा अपनी मां का पक्ष लिया था, आज वह भी अपनी पत्नी के झूठ के आगे हार मान गया। उसने बेहद गुस्से में अपनी उंगली अपनी मां की तरफ उठाते हुए कहा, मां, ये सब क्या है? क्या आपको अब हमारी कोई फिक्र नहीं रही? अगर आप सच में इतना थक गई थी तो पहले ही बता देती। इंसान दिन भर बाहर गधों की तरह मेहनत करके घर लौटता है और घर आते ही उसे रोज रोज यही कलह और नाटक सुनने को मिलता है। हम तंग आ चुके हैं आपकी इन हरकतों से। पुष्पा जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिन बेटों को उन्होंने अपनी छाती से लगाकर पाला था, आज वही बेटे एक अजनबी औरत के चंद झूठों के लिए अपनी सगी मां को सूली पर चढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंसुओं में डूबी हुई एक भारी आवाज में कहा, सुरेश, मोहन, मैंने तो आज तक कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की मेरे बच्चों। मैं तो बस यही चाहती थी कि इस घर में सब खुश रहें, सब मिलजुल कर रहें। लेकिन आज आज तुम दोनों के मुंह से यह सब सुनकर मेरे सीने के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी इस बूढ़ी मां पर जरा भी भरोसा नहीं रहा? लेकिन मोहन का दिल अब पूरी तरह से पत्थर हो चुका था। उसने निर्दयता से मुंह फेरते हुए कहा, मां, अब अपनी ये आंसुओं वाली झूठी कहानियां हमें मत सुनाओ। हम थक चुके हैं ये सब देखकर। ये कहकर सुरेश और मोहन दोनों अपनी पत्नियों के साथ वहां से चले गए और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। पुष्पा जी उस अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेली खड़ी रह गईं। उनके सीने में एक ऐसा दर्द उठ रहा था जिसका कोई इलाज दुनिया के किसी वैद्य के पास नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने जिगर के टुकड़े, उनके अपने खून, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और रात भर फूट फूट कर रोती रहीं। उस रात पुष्पा जी के आंसुओं ने उनके अंदर की उस लाचार और कमजोर मां को हमेशा के लिए मार दिया था। अब उनके अंदर एक ऐसी औरत जन्म ले रही थी जिसके स्वाभिमान को कुचला गया था। रोते रोते उन्हें अचानक अपने स्वर्गीय पति राधेश्याम जी की एक बात याद आ गई। राधेश्याम जी हमेशा उन्हें समझाते थे, पुष्पा, एक बात हमेशा याद रखना, अपने पास हमेशा थोड़े बहुत पैसे जरूर बचा कर रखना। इंसान का बुरा वक्त कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पुष्पा जी ने अपने पति की इस सीख को कभी दिल से नहीं निकाला था। उन्होंने अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मारकर, अपने शौक खत्म करके पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे अपने पास जमा कर रखे थे। रात भर के उस भयानक दर्द और आंसुओं के बाद सुबह की पहली किरण के साथ पुष्पा जी ने एक ऐसा कठोर निर्णय लिया जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह इस नर्क में और नहीं घुटेंगी। अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठे तो पुष्पा जी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बैठक में बुलाया। उनके चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं थे, कोई बेबसी नहीं थी, वहां सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने एक ठंडी और शांत आवाज में कहा, आज से मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़कर जा रही हूं। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। पुष्पा जी ने आगे कहा, मैं अपने उस पुराने छोटे से घर में जा रही हूं जिसे तुम्हारे पिताजी ने कभी हमारे लिए खरीदा था। अब मेरी बाकी की जिंदगी वहीं कटेगी। वहां कम से कम मैं अपने तरीके से, अपनी इज्जत के साथ तो रह सकूंगी। सुरेश यह सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसने नकली चिंता दिखाते हुए पूछा, मां, आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको यहां कौन सी तकलीफ है भला? पुष्पा जी ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालते हुए एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तकलीफ नहीं है बेटा, बस बात इतनी सी है कि अब मैं सुविधाओं की मोहताज नहीं रहना चाहती। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। रेखा ने फिर से अपना जहर उगलते हुए तंज कसा, माँ जी, आप अकेले उस खंडहर जैसे घर में कैसे रहेंगी? यहाँ तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वहां आपको पानी भी खुद भरकर लाना पड़ेगा। पुष्पा जी ने एक ऐसी बात कही जिसने रेखा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुविधाओं से कहीं ज्यादा जरूरी इंसान की इज्जत होती है बहू, और जहां इज्जत ना हो वहां मखमल का बिस्तर भी कांटों जैसा चुभता है। यह कहकर पुष्पा जी ने अपना छोटा सा सामान उठाया और उस विशाल घर की चौखट को हमेशा के लिए पार कर लिया। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। उन्होंने उन आंसुओं को पोंछा और गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर बने अपने उस पुराने और छोटे से घर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उस छोटे से घर में कदम रखते ही पुष्पा जी ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। यहां मखमल के गद्दे नहीं थे, नौकर चाकर नहीं थे, लेकिन यहां एक चीज थी जो उस बड़े घर में नहीं थी, शांति। यह घर उनका अपना था। यहां कोई उन्हें ताने मारने वाला नहीं था, कोई उनका अपमान करने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी जमा की हुई उसी छोटी सी पूंजी का सहारा लिया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। खाली समय में जब वह गांव में बाहर निकलती तो देखती कि गांव के छोटे छोटे बच्चे धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, कोई भविष्य नहीं था। इन मासूम बच्चों को देखकर पुष्पा जी के अंदर की ममता फिर से जाग उठी। उन्होंने तय किया कि वह अपने खाली समय में इन बच्चों को पढ़ाएंगी। उन्होंने अपने उसी छोटे से घर के आंगन में एक चटाई बिछाई और बच्चों को अक्षर ज्ञान देना शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ 2-4 बच्चे ही आए, लेकिन पुष्पा जी के पढ़ाने का तरीका इतना सरल और प्यार भरा था कि बच्चे उनकी तरफ खींचे चले आए। वह बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देती थीं, बल्कि उन्हें जीवन के अच्छे संस्कार, सही गलत की पहचान और आत्मविश्वास भी सिखाती थीं। धीरे धीरे गांव के लगभग हर घर से बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। पुष्पा जी की मेहनत रंग लाने लगी। उनके पढ़ाए हुए बच्चे जब स्कूल जाते तो वहां सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते। इस बात की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी गांवों से भी लोग पुष्पा जी के पास अपने बच्चों को भेजने लगे। एक बेबस और ताने सुनने वाली सास अब पूरे इलाके की गुरु मां बन चुकी थी।
उनकी यह ख्याति उड़ते उड़ते शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति के कानों तक पहुंची। वह उद्योगपति पुष्पा जी के इस निस्वार्थ काम से इतना प्रभावित हुआ कि वह खुद उनसे मिलने उस छोटे से घर में आ पहुंचा। उसने पुष्पा जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। माता जी, आप जो काम कर रही हैं वह एक तपस्या है। मैं चाहता हूं कि आपके इस ज्ञान का प्रकाश और फैले। मैं आपको एक बड़ा विद्यालय खोलने के लिए पूरी आर्थिक सहायता दूंगा। पुष्पा जी ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझा। उन्होंने उस उद्योगपति की मदद से गांव में एक बहुत ही सुंदर और बड़े विद्यालय की नींव रखी। उस विद्यालय का नाम रखा गया पुष्पा विद्या मंदिर। देखते ही देखते यह विद्यालय पूरे जिले का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान बन गया। पुष्पा जी अब केवल एक शिक्षिका नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े संस्थान की मालकिन बन चुकी थी। उनके पास अब अपार संपत्ति और शोहरत आ चुकी थी। लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी पुष्पा जी ने अपनी सादगी का दामन नहीं छोड़ा। वह आज भी सूती साड़ी पहनती थी और अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा और गांव के विकास कार्यों में दान कर देती थी। वक्त का पहिया घूमा। पुष्पा जी की इस अपार सफलता और करोड़ों की संपत्ति की खबर उड़ते उड़ते उनके बेटों सुरेश और मोहन के कानों तक भी जा पहुंची। जिन बेटों ने अपनी मां को एक बोझ समझकर घर से धक्के मार दिए थे, आज वही बेटे अपनी मां की संपत्ति देखकर लालच में अंधे हो चुके थे। सुरेश, मोहन और उनकी दोनों बहुएं सुमन और रेखा अपने चेहरों पर झूठे पछतावे का नकाब पहनकर अपनी मां के विद्यालय में आ पहुंचे। उन्होंने पुष्पा जी के पैरों में गिरकर घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। सुरेश ने रोते हुए नाटक किया। मां, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए। आप हमारे साथ हमारे घर वापस चलिए मां। पुष्पा जी अपनी कुर्सी पर शांत और स्थिर बैठी रहीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपने बेटों और बहुओं की तरफ देखा और एक बहुत ही गंभीर लेकिन करारी आवाज में कहा, माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैंने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, प्यार और इज्जत कभी गिड़गिड़ाने से या भीख में नहीं मिलती। उसे अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। तुमने वह इज्जत बहुत पहले ही खो दी है। अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। पुष्पा जी का यह करारा जवाब सुनकर बेटों और बहुओं के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी उस भयानक गलती का एहसास हो चुका था जिसे अब दुनिया की कोई भी दौलत सुधार नहीं सकती थी। वह वहां से अपमानित होकर खाली हाथ वापस लौट गए। पुष्पा जी ने समाज को यह दिखा दिया था कि एक इंसान का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब अपनों से धोखा मिले तो टूटकर बिखरने की बजाय अपने लिए खुद एक नया रास्ता बनाना चाहिए। आज पुष्पा जी केवल उस गांव की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की सबसे सम्मानित और शक्तिशाली महिला थीं, जिनकी कहानी हर घर में एक मिसाल के तौर पर सुनाई जाती थी।